हेलो बच्चों, मैं भूपेंद्र कुमार आप सभी के समक्ष पुनः एक बार मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण एग्ज़ाम ओरिएंटेड टॉपिक को लेकर उपस्थित हूं और बीपीएससी विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत करता हूं। मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स पर हम लोगों ने चर्चा किया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं और जहाँ से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल। तो आज फिर इसी प्रकार के एक टॉपिक लेकर हम उपस्थित हैं। हम लोग इस पर इस प्रकार से चर्चा करेंगे ताकि हमारे सभी सवाल बने। ध्यान रहे कि हम लोग जब भी पढ़ाई करते हैं तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंपटीशन के व्यू से जहाँ हमारा प्राइम सवाल बने, बहुत सारे आलतू फालतू या उल जलूल चीज़ों पर चर्चा करना उपयोगी नहीं होता है, ये समय को ख़राब करता है। टू द पॉइंट चर्चा करें जहां हमारे डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। तो आज हम लोग जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे वो है गांधी तथा सत्याग्रह। ये एक इतिहास का, आधुनिक भारत के इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन के मुख्य कर्ता धर्ता महात्मा गांधी ही थे और महात्मा गांधी का सबसे बड़ा अस्त्र सत्याग्रह था। और इस प्रकार के अस्त्र का प्रयोग पूरे विश्व में ना तो गांधी से पहले किसी नेता द्वारा व्यापक स्तर पर किया गया और गांधी के बाद बहुत सारे लोगों द्वारा इसका प्रयोग अपने अपने क्षेत्र में किया गया। जैसे अफ्रीका का गांधी नेल्सन मंडेला ने गांधी द्वारा बताए गए सत्याग्रह नामक अस्त्र का प्रयोग अपने देश में किया। आंग सान सू की बर्मा का गांधी, उन्होंने बर्मा में किया। लेकिन गांधी से पहले इस अस्त्र का प्रयोग व्यापक स्तर पर विश्व में किसी ने किया हो ऐसा उदाहरण नहीं मिलता है। तो गांधी का यह अस्त्र अपना आप में यूनिक था। तो सबसे पहले यह क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि सत्याग्रह का अर्थ क्या होता है। तो सत्याग्रह का अर्थ है सत्य के प्रति आग्रहशील रहना अथवा सत्य पर अटल रहना ही सत्याग्रह है, वो भी अहिंसा के साथ। माने सत्य को लागू करवाने के लिए लगातार प्रयासरत रहना और इस प्रयास में हिंसा का सहारा नहीं लेना या अहिंसा का सहारा लेकर सत्य को लागू करवाने के लिए सत्य के प्रति आग्रहशील रहना ही सत्याग्रह है, जो गांधी का सशक्त अस्त्र था। अब पूरे राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी ने इस अस्त्र का प्रबलता से प्रयोग किया और हम सभी जानते हैं कि गांधी ने अपने जीवन में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद नीति अपार्थित के विरुद्ध किया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका को बोअर, जिनको डच कहते हैं, लोगों ने गुलाम बना लिया था और दक्षिण अफ्रीका के मूल निवासी काले और वहाँ भारत के भी बहुत सारे लोग पहले से जाके बसे हुए थे काले। तो वहाँ काला और गोरा के बीच ज़बरदस्त भेद था और काले लोगों को सेकंड क्लास सिटीजनशिप मिला हुआ था। आपको याद होगा इसी कारण गांधी जब एक बार प्रथम श्रेणी में यात्रा कर रहे थे ट्रेन में तो उनको ट्रेन से उतार के फेंक दिया गया था। तो दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद नीति पराकाष्ठा पर थी और इसी के विरुद्ध गांधी ने अपने जीवन में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया और यह सफल रहा। गांधी संभवतः अपने जीवन काल में एकाध बिंदु को छोड़ दिया जाए तो गांधी विफल नहीं हुआ। यह बड़ा ही रिजिड व्यक्तित्व था। तो जब हमारे सामने यह सवाल आता है कि गांधी द्वारा अपने जीवन में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया गया, तो दक्षिण अफ्रीका में। किसके विरुद्ध? तो रंग भेद नीति के विरुद्ध। इसके बाद गांधी भारत आ गए और गांधी ने भारत में प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन का संचालन 1920 में किया, असहयोग आंदोलन के रूप में। लेकिन इससे पहले गांधी ने भारत में 3 क्षेत्रीय सत्याग्रह का प्रयोग किया और इन तीनों क्षेत्रीय सत्याग्रह के प्रयोग में सफलता भी प्राप्त की और ये पूरे भारत के विशाल जनमानस का नेता बन गया। क्योंकि भारत के विशाल जनमानस में किसान और मजदूरों की संख्या अधिक से अधिक थी। ये गांधी के नीचे थे और गांधी ने भारत में सबसे पहला सत्याग्रह बिहार के चंपारण में चलाया और यह 1917 में चला
और भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग था यह। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चंपारण में यह जो सत्याग्रह चलाया गया था, यह नीलहे जमींदारों के विरुद्ध तथा नीलहे किसानों के समर्थन में अथवा तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध, ऑप्शन जिस रूप में आए। जब यह प्रश्न पूछा जाएगा कि गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किसके विरुद्ध चलाया, तो तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध अथवा नीलहे जमींदारों के विरुद्ध। आप समझ सकते हैं कि अंग्रेज जब भारत आए तो इन्होंने भारत के निर्वाह कृषि को व्यावसायिक कृषि में बदल दिया और व्यावसायिक फसलों की खेती करवाने लगे, जिनमें नील की खेती, अफीम की खेती, चाय की खेती करवाने लगे और इसको बेचकर अधिक से अधिक पैसा स्वयं कमाने लगे। भारतीय किसानों को इसका लाभ नहीं मिला। और ऐसे ही बिहार के चंपारण के क्षेत्र में व्यापक स्तर पर नील की खेती करवाने लगे और बड़े बड़े ज़मीन के टुकड़ों को एक्वायर कर लिया अंग्रेज़ों ने, जिनको नीलहा जमींदार कहा गया। और इन्होंने किसानों से ज़बरदस्ती नील की खेती करवाई और मनमाने मूल्य पर या कम से कम मूल्य पर स्वयं नील खरीद लिया और उसको विदेशों में बेच करके अधिक से अधिक पैसा कमाया। तो किसान जो खेती करने वाले थे, वास्तव में नील की खेती में जो मेहनत करते थे, उनको कोई लाभ नहीं मिला। तो नीलहे किसानों का ज़बरदस्त शोषण था और यहाँ नियम था कि खेत के 3/20 भाग पर, यानी 1/3 भाग पर आपको नील की खेती अनिवार्य रूप से करनी ही होगी। इसी को तिनकठिया प्रथा कहा गया। 3/20 भाग पर अनिवार्यतः नील की खेती करनी होती थी और इसका लाभ किसानों को नहीं मिलता था। तो यहाँ के किसान त्राही त्राही करने लगे, फटेहाल हो गए। ऐसी परिस्थिति में चंपारण का ही एक किसान राजकुमार शुक्ल कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में 1916 में पहुँचे और यहीं पर इन्होंने गांधी से आग्रह किया कि आप चलें चंपारण और यहाँ के किसानों की समस्या का समाधान करें। गांधी ने कुछ समय बाद, शुरू में तो गांधी ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन कुछ समय बाद राजकुमार शुक्ल के जिद को देख करके इन्होंने चंपारण आने की सहमति दे दी और ये चंपारण आ गए। और पहले चंपारण में जगह जगह घूम करके इन्होंने स्थिति को देखा तो पाया कि वास्तव में स्थिति काफ़ी खराब है, काफ़ी बदतर है और यहाँ के किसान फटेहाल हैं। और इवन कि पहली बार किसानों की गरीबी से भारतीय किसान किस स्तर तक गरीब हैं, यह भी पहली बार गांधी जी चंपारण में ही अवगत हुए किसानों की गरीबी से। तो जब यह प्रश्न पूछा जाता है कि किसानों की गरीबी से गांधी, भारतीय किसानों की गरीबी से गांधी पहली बार कहाँ अवगत हुए, तो चंपारण में है। और ये घर घर जा कर के हर किसान से मिले। तो लगा कि अंग्रेज़ों ने चंपारण किसानों को दरिद्रता के कगार पर पहुंचा दिया है, जो काफ़ी समृद्ध कभी हुआ करते थे। ये स्थिति कर डाली थी। अतः गांधी ने, हालांकि अधिकारियों ने इनका विरोध किया और कहा कि चंपारण को खाली कर दीजिए, लेकिन गांधी रिजिड व्यक्ति था, कहा कि ये हो नहीं सकता। और इन्होंने नीलहे किसानों या नील उगाने वाले किसानों के समर्थन में चंपारण सत्याग्रह का आयोजन किया। और इनके मुख्य सहयोगी, जो बिहार वाले एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, चंपारण में के मुख्य सहयोगी थे राजेंद्र प्रसाद, मौलाना मजहरुल हक, JB कृपलानी, महादेव देसाई, ब्रज किशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, और ये सब मुख्य सहयोगी थे। और अंततः गांधी के सत्याग्रह के सामने अंग्रेज को झुकना पड़ा और चंपारण के किसानों के समस्या के समाधान के लिए एक कमेटी का गठन किया गया, जिसका नाम था चंपारण एग्रेरियन कमेटी, जिसके चेयरमैन श्री एलाई थे और इसका एक मेंबर स्वयं गांधी भी थे। अतः चंपारण सत्याग्रह सफल हुआ और भारत में गांधी का प्रथम सत्याग्रह सफल हुआ। और इसने गांधी को तो समझिए किसानों के बीच हीरो बना दिया। पूरे भारत में इसकी चर्चा फैल गई। और एक बार बिहार लोक सेवा आयोग में प्रश्न पूछा गया था कि भारत में गांधी ने पहली बार सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग कहाँ किया। तो बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन में आकर के 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन को लगा दिया, लेकिन उसका आंसर आया चंपारण।
क्योंकि सविनय अवज्ञा का मतलब विनय सहित आपके हम आज्ञा का विरोध करेंगे, अहिंसक ढंग से आपके आज्ञा का विरोध करेंगे। तो निश्चित रूप से गांधी ने पहली बार सविनय अवज्ञा का सफल प्रयोग अगर किया तो वह बिहार में चंपारण की धरती पर ही किया। तो चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी का पहला सफल सत्याग्रह था और भारत में पहली बार गांधी ने सविनय अवज्ञा का सफल प्रयोग भी चंपारण में ही किया। और इसके बाद गांधी ने 2 अन्य सत्याग्रह अपने गांव में किया, अपने प्रांत में किया। ये गुजरात के थे। और चंपारण सत्याग्रह के ठीक बाद अहमदाबाद सत्याग्रह हुआ। ध्यान रखें, चंपारण सत्याग्रह किसान के समर्थन में था और अहमदाबाद सत्याग्रह मजदूरों के समर्थन में था। ऑब्जेक्टिव व्यू पॉइंट से, क्योंकि हमारा अल्टीमेट एम क्वेश्चन ही बनाना होता है, आइदर वो तार्किक हो या फैक्चुअल हो। तो चंपारण सत्याग्रह किसानों के समर्थन में और अहमदाबाद सत्याग्रह मजदूरों के समर्थन में हुआ और यह 1918 में हुआ। और यहाँ कारण ये था कि अहमदाबाद सूती वस्त्र का बहुत बड़ा केंद्र है, आप सभी जानते हैं। इसको भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। और भारत में सूती वस्त्र का सबसे अधिक केंद्र इस काल में महाराष्ट्र में, इसके बाद गुजरात के अहमदाबाद में है। और यहाँ बहुत सारे सूती मिल थे। यहाँ मजदूर व्यापक स्तर पर काम करते थे और पर्याप्त उत्पादन होता था। लेकिन यहाँ प्लेग फैल गया और प्लेग इस काल की गंभीर महामारी हुआ करती थी और प्लेग फैलने पर कई लोग मर जाते थे। इसका कोई इलाज नहीं था इस काल में। और प्लेग फैल गया तो मजदूर यहाँ से पलायन करने लगे, फैक्ट्री बंद होने लगा। तो यहाँ के मिल मालिकों ने मजदूरों को प्रलोभन दिया कि जो भी मजदूर इस दौरान काम करेंगे उन्हें प्लेग की समाप्ति के बाद अतिरिक्त बोनस दिया जाएगा, अतिरिक्त धन दिया जाएगा। भाई किसान तो गरीब होते हैं, मजदूर तो गरीब होते ही हैं, मरता क्या नहीं करता, जान पर खेल के ये रुक गए और उत्पादन के कार्य को जारी रखा। लेकिन जब प्लेग खत्म हो गया तो यहाँ के जो मिल मालिक थे वो धोखेबाजी पर उतर आए और यहाँ के मजदूरों ने 50% अतिरिक्त बोनस की मांग की। ध्यान रखेंगे, उद्देश्य था मजदूरों की मांग थी कि 50% एक्स्ट्रा बोनस प्लेग बोनस के नाम से दिया जाए। लेकिन मिल मालिक मात्र 20% बोनस देने पर तैयार थे। ये डिजिटल क्वेश्चन हमेशा याद रखें। और जैसे कि आपको शुरू से पढ़ा दिया गया है कि मैं जो भी सामग्री आपके सामने उपस्थित करता हूँ ये सभी NCERT से रिलेटेड होता है। तो ये फैक्ट है और ये ऑथेंटिक भी है। और मजदूर अतिरिक्त प्लेग बोनस की मांग के रूप में 50% बोनस की मांग कर रहे थे और यहाँ के मिल मालिक मात्र 20% देने के लिए तैयार थे। और दोनों के बीच तनातनी हो गई। इसी के विरोध में अहमदाबाद में मजदूरों और मालिकों के बीच तनाव बढ़ गया, उत्पादन कार्य ठप पड़ने लगा। ऐसे ही परिस्थिति में गुजरात के ही अनसुईयाबेन साराभाई और अंबालाल साराभाई, जो स्वयं एक गुजरात के मिल मालिक थे अंबालाल साराभाई और गांधी के मित्र भी थे, इन्होंने गांधी को बुलाया क्योंकि जानते थे कि गांधी अब तक तो काफ़ी चर्चित हो चुका था, गांधी की क्षमता से सभी अवगत हो चुके थे। तो जब यह प्रश्न आता है कि गुजरात अहमदाबाद किसने बुलाया, जैसे चंपारण किसने बुलाया तो राजकुमार शुक्ल ने, अहमदाबाद किसने बुलाया तो अनसुईयाबेन साराभाई तथा अंबालाल साराभाई ने गांधी को बुलाया। और जब गांधी यहाँ आए तो उन्होंने देखा कि वास्तव में स्थिति काफ़ी गंभीर है और मजदूरों को ज़बरदस्त ढंग से ठगा गया है। तो गांधी को अच्छा नहीं लगा। और संयोग की बात देखिए कि यहाँ के मिल मालिक गांधी के मित्र, तो गांधी की आदत थी कि पहले कोई भी चीज़ शुरू करने से पहले आंदोलन या सत्याग्रह सामने वाले को वो चेतावनी जरूर देता था, अवसर जरूर देता था। तो चूँकि यहाँ के मिल मालिक गांधी के मित्र थे तो गांधी सभी मिल मालिक से मिले और समझाया कि देखो दोस्त, किसानों की मांग को पूरा करो, उनकी मांग जायज़ है। उन्होंने जान पर खेल कर तुम्हारे मिल का संचालन किया, तुम्हारे उत्पादन को बढ़ाया। लेकिन फिर भी गांधी की बात से यहाँ के मिल मालिक सहमत नहीं हुए। अंततः गांधी ने सत्याग्रह का आयोजन किया, जिसे इतिहास में अहमदाबाद सत्याग्रह कहते हैं। और ध्यान रखें कि यहीं पर गांधी ने पहली बार, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है, यहीं पर गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया।
और अंततः गांधी के सामने सभी को झुकना होता था। अंततः मील मालिक झुक गए और दोनों के बीच समझौता हुआ और फाइनली 35% बोनस देने के लिए मील मालिक तैयार हो गए। इस तरह से अहमदाबाद सत्याग्रह भी सफल हुआ। इसके बाद गांधी का अगला सत्याग्रह था खेरा सत्याग्रह, और यह भी किसानों के समर्थन में। तो ध्यान रखें कि गांधी ने के जीवन का प्रथम सत्याग्रह भारत में किसानों के समर्थन में, दूसरा मजदूरों के समर्थन में, और तीसरा पुनः किसानों के समर्थन में। और ये गुजरात में, ये भी गुजरात में, ये बिहार में। यहाँ समस्या नीलहे किसानों की थी, यहाँ समस्या मजदूरों की थी जो अहमदाबाद के सूती मिल में काम कर रहे थे, और यहाँ किसानों की समस्या ये थी कि खेरा जिला में अकाल पड़ गया था और प्लेग भी फैल गया था। तो अकाल पड़ने के कारण उत्पादन घट गया, प्लेग फैलने के कारण बहुत सारे किसान मर गए, और सबसे बड़ी बात थी कि अकाल पड़ने के कारण उत्पादन घट गया। फिर भी अंग्रेज ऊंची दर पर लगान यानी रेंट वसूलने के लिए तैयार थे, ज़बरदस्त अत्याचार कर रहे थे। तो स्वाभाविक सी बात है, एक तरफ प्लेग फैला, बहुत सारे किसान मरे, दूसरी तरफ अकाल पड़ गया, उत्पादन घट गया, और फिर भी अंग्रेज ज़बरदस्ती ऊंची दर पर लगान वसूलने के लिए तैयार थे। तो किसी को आक्रोश होगा। ऐसी ही परिस्थिति में खेरा के किसानों ने ज़बरदस्त सत्याग्रह का आयोजन किया, और इसका नेतृत्व गांधी ने किया। लेकिन ध्यान रहे कि गांधी के यहाँ सबसे मुख्य सहयोगी सरदार पटेल बने, और यहीं पर पटेल से पहली बार इनकी स्पष्ट मुलाकात भी होती है, और यहीं पर सरदार पटेल गांधी के अनुयायी भी बने। तो जब यह प्रश्न हमारे सामने आता है कि पटेल की मुलाकात गांधी से पहली बार कहाँ हुई और पटेल गांधी के अनुयायी कहाँ बने, तो अनडाउटेबली यह गुजरात के खेरा में ही। और पटेल की नेतृत्व क्षमता को जब गांधी ने देखा तो गांधी ने मुख्य नेतृत्व तुरंत पटेल को ही सौंप दिया, और पटेल ने इस सत्याग्रह को सफल बनाया, क्योंकि अंग्रेज झुक गए, और जो किसान लगान देने में सक्षम नहीं थे उनको लगान माफ़ कर दिया या बहुत कम दर पर लगान को वसूला। तो यह सत्याग्रह भी सफल रहा, और इस सत्याग्रह में सरदार पटेल के अलावे इंदुलाल याग्निक, महादेव देसाई, नरहरि पारिख, मनमोहन लाल पांडे आदि की भी मुख्य भूमिका रही। तो इस तरह गांधी ने अपने जीवन में सबसे पहला सत्याग्रह साउथ अफ्रीका में चलाया रंग भेद नीति के विरुद्ध, और भारत में गांधी ने 3 सत्याग्रह का आयोजन किया। चंपारण सत्याग्रह 1917, इसके बाद अहमदाबाद सत्याग्रह 1918, चंपारण सत्याग्रह किसानों के समर्थन में, अहमदाबाद सत्याग्रह मजदूरों के समर्थन में, और खेरा सत्याग्रह 1918 में किसानों के समर्थन में। इन तीनों सत्याग्रह ने गांधी को भारत का हीरो बना दिया, और गांधी के हाथ में पूरे भारत का नेतृत्व आ गया। इसके ठीक बाद गांधी ने 1920 में प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन का संचालन कर दिया। तो इस तरह से ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा हम लोगों ने किया, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, वीडियो को शेयर करते रहें, और इसी प्रकार के उपयोगी वीडियो को लेकर मैं उपस्थित होता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।